नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में इस वक्त दो चीजों की चर्चा है। ये दो ऐसी चीजें जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं और साथ साथ ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे आज देश का हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहा है और गौरवान्वित हो रहा है। ये दो चीजों में से एक महाकुंभ, जिसमें अब जो है अब तक करीब करीब 60 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब, क्योंकि महाकुंभ आखिरी चरण में है, शिवरात्रि की तैयारी है और महाकुंभ में देश और दुनिया से लोगों का आना जाना अब भी लगा हुआ है। लगातार बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग तक पहुंच रहे हैं। सब लोग पहुंच रहे हैं। वहाँ पर कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सब एक साथ मिलकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एकता का महाकुंभ हो गया। 60 करोड़, सोचिए, दुनिया के कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं है जितने लोग अब तक त्रिवेणी में त्रिवेणी डुबकी लगा चुके। तो एक तो मैं बात महाकुंभ की कर रहा हूँ और दूसरी जो एक चीज़ है जिसका आज जिक्र ज़रूरी है, जिसको लेकर आज लोग खुद को, जो भारतीय हैं, जिन्हें भारतीय परंपराओं से, प्रथाओं से प्रेम है, भारत की एकता की कहानियों में जो लोग गर्व महसूस करते हैं, वो सब आज एक फिल्म की चर्चा कर रहे हैं और वो फिल्म है छावा, जो वीर शिवाजी, उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिस पर आज लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन देश में ऐसी भी ताकतें हैं जिनको इससे नफरत है, जिनको भारत की प्राचीन परंपराओं की बात हो, भारत के गौरव के क्षण की बात हो, तो उनको इससे तकलीफ हो जाती है, उनको इससे परेशानी हो जाती है। अब देखिए ना, कुंभ को लेकर किस तरह की बातें कही गई। किसी ने कहा ये तो मौत का कुंभ है, कोई कह रहा है फालतू की चीज है, कोई कह रहा है लोग बीमार हो रहे हैं। तमाम तरह की जो है कुंभ को लेकर, कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां 60 करोड़ लोग जुटेंगे वहां पे व्यवस्था में कुछ कुछ चूक भी होगी। लेकिन इस चूक को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर और इसे सीधा लोगों की आस्थाओं पर चोट करे, कहां तक उचित है। जिस तरह से कुंभ को लेकर लगातार मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से कुंभ का अपमान किया जा रहा है, उसी तरह छावा फिल्म को लेकर भी कई लोग कह रहे हैं ये तो पूरी की पूरी कहानी जो है ये काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कथा है। ना संभाजी महाराज ने कोई वीरता दिखाई थी, ना औरंगजेब ने कोई अत्याचार किए थे, तो काल्पनिक कथा है। आखिर कौन लोग हैं ये जिन्हें भारत के स्वाभिमान, भारत के अभिमान और भारत के गर्वीले इतिहास और भारत में जो आस्था के सूर्योदय, नया सूर्योदय हो रहा है, उससे इनको परेशानी होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंभ को फालतू बताने वाले लालू यादव को भागलपुर की धरती से कड़ा जवाब दिया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें आस्था से, जो भारत के गौरवशाली जो परंपराएं हैं, जिनको उससे तकलीफ है, उनको कुंभ फालतू लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू के जंगल राज की भी याद दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पैरेलल ड्रॉ किया। उन्होंने कहा एक तरफ एनडीए सरकार है जो भारत की जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपराएं हैं, हम उसको और साथ साथ एक वैभवशाली भविष्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जंगल राज में शामिल रहे, तो जिन्होंने जंगल राज दिया, और दूसरी तरफ जिन्होंने वैभवशाली परंपराओं का और साथ साथ वैभवशाली भविष्य की जो तस्वीर लिख रहे हैं, इनके बीच एक तरह का पैरेलल ड्रॉ करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। आस्था का सम्मान, जंगल राज वाले परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ साफ इशारा था, उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान है तो जंगल राज वाले परेशान है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो जरा सुनना चाहिए।
एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से महाकुंभ पर प्रहार करने वालों को करारा जवाब दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि न सिर्फ बिहार से बल्कि उत्तर प्रदेश से, दूर दक्षिण से, देश भर से एक तरफ महाकुंभ में लोग जुट रहे हैं। एकता का महाकुंभ है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जिन नेताओं को लग रहा है कि ये जो एकजुटता है इससे उनका खेल खराब हो जाएगा, उनको महाकुंभ से परेशानी भी है। किस किस तरह के ओछे निम्न स्तरीय बयान दिए गए महाकुंभ को लेकर, वो भी जरा सुन लीजिए। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। तो सुना आपने किस तरह से जिस एक पर्व को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में हिंदू सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको लेकर किस किस तरह के निम्न स्तरीय बयान दिए गए। इसी को लेकर आज चर्चा भी करेंगे। आस्था का सम्मान, जंगल राज वाले क्यों परेशान, ये आज का मेरा सवाल है। और आज मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका जी। सैयद जव्वाद जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और मेरे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा के पूर्व सूचना आयुक्त हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भाई, आज तो प्रधानमंत्री ने जंगल राज की याद दिला दी, लेकिन जंगल राज पे तो चलो लंबी डिबेट चलती रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से हिंदुओं की आस्था पर या भारत के गौरवशाली जो विरासत है उनकी बात करने पर अगर उसे फालतू कहा जाएगा, अगर उसे जो है मृत्यु कुंभ कहा जाएगा,
तो प्रधानमंत्री का इस तरह से जवाब देना बड़ा जायज है। आखिर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश की विरासत की जो चीजें, उन पर अगर इस तरह की राजनीतिक ओछी टिप्पणियां होंगी तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से आज जंगल राज की भी याद दिलानी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, पहला तो यही है कि इस देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है उसमें विवेकानंद जैसे लोग, जद्दू कृष्णमूर्ति जैसे लोग, जो धर्म और अध्यात्म की बड़ी ही गहरी मीमांसा करने के लिए जाने जाते रहे, और इसलिए भारत के जो धार्मिक उन्नयन की बातें हैं या आध्यात्मिक समृद्धि की बातें हैं वो दुनिया के मंचों पर बड़ी ही गंभीरता से और बड़ी ही मर्यादा के साथ सुना जाता रहा है। लेकिन कुंभ का आयोजन हो या अन्य धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन हो, उसको सबसे ज्यादा बदनामी उसकी तब होती है जब इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे सड़क छाप बाबा के साथ मंच साझा करते हैं जो ये कहता हो कि लोग मरे नहीं हैं, मोक्ष को प्राप्त किए। ये हमारा अस्तरा लाके यहां तक पटक दिया गया है। और जो लालू प्रसाद जी का बयान है वह उस परिप्रेक्ष्य में है कि भाई अगर उत्तर रेलवे के मुख्य जो हमारे पीआरओ वो अफवाह बताते हो भगदड़ में हुई उन निर्दोष निरपराध लोगों की मौत को, तो ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीका है और ये मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का बड़ा ही छिछला मिसाल इसको हम कहेंगे। डॉक्टर जिज्ञासु, तो लालू प्रसाद जी हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं, डॉक्टर जिज्ञासु व्यक्ति हैं, श्रद्धावान व्यक्ति हैं, लेकिन इस देश के धार्मिक लोगों को धर्मांध बनाने पर जो सरकार तुली है उसकी आलोचना हम करते रहे और करते रहेंगे। डॉक्टर जिज्ञासु, लालू जी धार्मिक व्यक्ति हैं नहीं है, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाता, वो सबकी अपनी अपनी आस्था है। क्या दिक्कत है? कोई धार्मिक व्यक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप अपने घर में पूजा करें बात, उससे किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना होता है कि आप किसी की आस्था पर प्रहार कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। अभी आपने कहा, लालू जी ने कहा रेलवे के संदर्भ में, लालू जी का बयान अभी मैंने आपको सुनाया, पता नहीं आपने पहले सुना था या नहीं सुना था, लेकिन मैंने इसलिए आज सुनवा दिया, सुनिए ना, मैंने इसलिए आज सुनवा दिया क्योंकि मुझे पता था अब वो नई नई थ्योरी निकाल कर आते हैं, प्रवक्ता लोग जब तैयार होकर आते हैं तो वो नई नई थ्योरियां गढ़ने के लिए आते हैं कि इसको इससे जोड़ दे, इसको उन्होंने आप कहें तो मैं लालू जी का दोबारा बयान चलवाऊंगा। लेकिन मुझे बताइए लालू जी ने कब कहा कि रेलवे के ऊपर, या कब कहा कि वहां जो उन्होंने क्या कहा, लालू जी का क्या फालतू कुंभ। लालू जी का इतना ही बयान नहीं है, आप पत्रकारिता करना अशोक जी। अच्छा, पूरा बताइए। नहीं, पूरा बताइए। लोग दिल्ली में जो भगदड़ हुई रेलवे, पूरा बताइए लालू जी का बयान, और मैं अपनी टीम से कह रहा हूं जरा लालू जी का बयान पूरा निकाल लीजिए। पूरा बयान आप चलाइए, पूरा बयान चलाइए, पूरा बयान बताइए ना, आप प्रवक्ता, आप बताइए। अरे कमाल की बात है, मैं कोई वर्बेटिम के साथ रटने का मुझे तो आप उनका आप बताइए ना पूरा बयान, आपके सामने पूरा बयान बताइए, मैं अभी निकाल देता हूं पूरा बयान। इस देश में शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया रेल दुर्घटना के बाद, इस देश में नीतीश कुमार जी ने भी दिया, लेकिन इस सरकार का तो एरोगेंस है ना कि कहता है ये बात ठीक है आपकी, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं। सुनिए डॉक्टर जिज्ञासु, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं। नैतिकता नाम की कोई चीज होनी चाहिए। ये रेल मंत्री जब थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, और देखिए लालू जी ने कैसी नैतिकता दिखाई थी। जब चारा घोटाले में कन्विक्ट हो गए तो उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया, अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया ताकि घर की कुर्सी घर में रहे। क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, क्या नैतिकता की उन्होंने मिसाल कायम की थी। और जानवरों के चारे में भी चोरी हो जाए, ये नैतिकता का, मुझे लगता है भारत आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में नैतिकता का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता, क्योंकि जानवरों के चारे में चोरी हो जाए, इससे बड़ी नैतिकता की मिसाल कौन सी हो सकती है भाई। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जिज्ञासु, मैं आपके साथ हूं। नैतिकता की ऐसी मिसालें पेश करनी चाहिए देश को। कितना बोलिएगा, सवाल छोटा हो, जवाब थोड़ा लंबा करने दीजिए ना मुझे। अरे आपने कहा कि चारा घोटाला 70 के दशक से चला रहा था जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से। जांच के आदेश लालू प्रसाद जी ने दिए क्योंकि न्यायपालिका में हमको भरोसा है। सुनिए ना, इस देश के संविधान में सुनिए ना अजय सिंह बिष्ट की तरह अपने ऊपर चल रहे आरोपों को वापस नहीं ले लिया। सुनिए ना, लालू यादव कन्विक्ट है कि नहीं है? लालू यादव कन्विक्ट है कि नहीं है? एक सवाल, अरे सर छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दे दीजिए। डॉक्टर जिज्ञासु, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दे दीजिए। लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है कोर्ट के द्वारा? आपका सवाल पूरा हुआ? हो गया। हाँ, हो गया।
उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। कन्विक्टेड है कि नहीं है? आरोप छोड़ दीजिए सर, सीबीआई उच्चतम आरोप छोड़ दीजिए, कन्विक्टेड है कि नहीं है? लालू प्रसाद जी कन्विक्टेड है कि नहीं है के मामले में? कन्विक्टेड है कि नहीं है? अरे भाई, एपेक्स है, एपेक्स कोर्ट है, कन्विक्टेड है ना? कन्विक्टेड है, अपील में है, ना? मामले चल रहे है ना? मामले विचाराधीन है ना? और उसमें हमको न्याय मिलेगा। हाँ ना? हाँ, उसमें हाँ, न्याय मिलेगा बस जी। हमको। ओके ओके, थैंक यू आपका। कोई नियम तो आरजेडी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया। चलेगा। सुनिए, अब सुनिए ना, अरे आरजेडी के, अब सुनिए, एक मिनट हो गया, अब मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना। मेरा आज का डिबेट जो है, मेरा आज का डिबेट चारा घोटाले में नहीं है डॉक्टर जिज्ञासु। डॉक्टर जिज्ञासु, मेरी आज की डिबेट चारा घोटाले में नहीं है, लेकिन आप क्योंकि नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे तो मुझे लगा याद दिलाना जरूरी है, इसलिए। नहीं तो मेरा आज का डिबेट नैतिकता पे नहीं है ना, मेरा आज का डिबेट उस पर हो गया। देखिए आरजेडी के, अब हो गया सर, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। 4 लोग हैं, आप अकेले थोड़ी हैं कि अकेले बोलते रहेंगे। मंच सजा दूं आपके लिए, भाषण देने आएंगे, मंच सजा दूं आपके लिए। अरे कमाल की बात कर रहे हो गया ना, अब रुके, आवाज बंद करिए। हो गया सर, हो गया। देखिए हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, हो गया। देखिए क्या है, मेरा आज का डिबेट, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा आज का डिबेट चारा घोटाले पे नहीं है, मेरा आज की डिबेट जंगल राज पर भी नहीं है, लेकिन जंगल राज का एक संदर्भ आया, उस संदर्भ में, और क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर जिज्ञासु ने खुद ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे तो मुझे लगा नैतिकता की याद दिलानी चाहिए कि लालू यादव जी ने, उनकी सरकार ने कैसे नैतिकता जो है, हो गया जिज्ञासु जी, हो गया, कैसे उन्होंने नैतिकता के बिल्कुल जो है नए उदाहरण, नए प्रतिमान स्थापित किए थे इस देश में, वो मैंने आपको याद दिलाए। और आरजेडी के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि लालू यादव जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड, हालांकि वो कह रहे थे छोटी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट से न्याय मिल जाएगा। तो मतलब छोटी कोर्ट न्याय नहीं करती क्या? अरे इस देश में छोटी कोर्ट भी न्याय करती है भाई, बड़ी कोर्ट भी न्याय करती है। अब जब वो छूट जाएंगे बड़ी कोर्ट से, तो अब हम कह देंगे कि हाँ भाई, लेकिन अभी तथ्य ये है कि वो छोटी कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए नैतिकता की बात तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा आज का विषय नैतिकता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा आज का विषय है भारत की विरासत को लेकर के जो कुछ इस देश में आज अगर उसके पुनर्जागरण की बात हो रही है, तो फिर आपको इस तरह की परेशानी क्यों हो रही है? राधिका खेड़ा जी, डॉक्टर जिज्ञासु, हो गया, आपके लिए मंच नहीं सजाया मैंने, आप लगातार बोलते रहेंगे, अब दूसरे लोगों के पास जाने दीजिए। अगर मंच पे भाषण देने का शौक है तो सर आप आरजेडी की तरफ से मंच सजा लीजिए, हमको भी बुला लीजिएगा, कैमरा टीम भेज देंगे, वहां आपका 1 घंटे का भाषण करिएगा, जितना न्यूज में चल सकेगा चला देंगे। अब 1 घंटे आपका भाषण चलाने के लिए तो हम लोग टीवी नहीं चलाएंगे ना। राधिका खेड़ा जी, आपने सुना होगा डॉक्टर जिज्ञासु को, वो कह रहे हैं कि भाई उनका, लालू यादव का बयान तो कुंभ की अव्यवस्था को लेकर था, तो फिर अव्यवस्था तो वहां पर 2 बार हुई, 3 बार हुई, 2-3 बार कुछ चीजें हुई, तो उसको लेकर विपक्ष तो सवाल उठाएगा। सभी को नमस्कार। बिल्कुल, विपक्ष का काम ही है, जब सरकार से अगर उनको कोई उम्मीद है वो पूरी ना हो तो आप उस पर सवाल उठाएं, लेकिन सवाल उठाने और पाप करने में अंतर होता है। लालू प्रसाद यादव जी का पाप जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तभी तो 20 साल से आज वो बिहार की सत्ता से बाहर है। जिन्होंने रामलल्ला के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था, आज वो सनातन की हर परंपरा से चिढ़ते हुए आज महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं। लेकिन सच देखिए ना, आज रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, और इतने लोगों ने स्नान किया जो यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो पाप का घड़ा किसका अभी तक भरा हुआ है और उसका वो जी रहे हैं, वो हम सबके सामने है। और देखिए ना, आपको राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, एक जाति समुदाय की राजनीति करनी है, आप करिए, लेकिन उसके लिए आप दूसरे किसी धर्म के लोगों को अपमानित करने का काम या दूसरे धर्म को अपमानित करने का काम नहीं कर सकते। आपकी पार्टी, आपके पुत्र, उनके साथी राहुल गांधी संविधान तो लहराते हुए घूमते हैं, लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ उनसे कि संविधान के कौन से पेज में उनको ये हक मिलता है कि वो किसी की धर्म की आस्था का इस तरीके से मजाक उड़ाए। और राजनीति का जहां तक सवाल है तो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, लालू प्रसाद यादव की राजनीति का दूसरा नाम ही जंगल राज है। आपको याद होगा जब बिहार में इनका राज था तब अपहरण का उद्योग बन चुका था बिहार। फिरौती की डील सीधा मुख्यमंत्री के घर पे, आवास पे होती थी, वहीं पे तय होता था कि कितना पैसा आना है, कब छोड़ा जाएगा जिसको।
अगवा किया गया है। व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बेटियां हो, घर इसका से क्या निकलने से प्रमाण है डरते आपके थे। पास राधिका जी, जब आप ऐसे आरोप लगाती हैं तो? देखिए ना, अब इसमें ये तो सामने है, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के नेता है, उन्होंने सामने आके ये बात बताई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये ऑन रिकॉर्ड है, पॉडकास्ट हुआ है सुभाष यादव इन्होंने, जिसमें जी सारी जी चीजें ठीक है, वो बताई मेरी हैं कि जानकारी में है। सुभाष यादव, जी। लालू यादव जी के जो साले हैं, वो शायद लालू जी। यादव जी से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई और अपहरण सच तो उद्योग। बताया ना, ये हम सब जानते हैं। व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी सुरक्षित नहीं था। लड़कियां स्कूल जाने से डरती थी। और ऐसा भी होता था, मैंने तो न्यूज में तब भी देखते थे कि लालू प्रसाद यादव जी को कोई गाड़ी पसंद आ जाती थी सड़क पे चलते हुए, तो रोक के उनके घर पहुंचवा दी जाती थी। वो ये सब जानते हैं। इसमें तो कोई ठेकेदारों से मोटी रकम वसूली जाती थी। और देखिए ना, जिन लोगों ने पशुओं का चारा तक खा डाला, उनसे आप और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं आज। लेकिन जो बिहार एक जंगल राज से निकल के बाहर आ रहा है, जहां पे किसानों को सीधी मदद मिल रही है, जो 1 रुपया दिल्ली से चलता था और महज कुछ पैसे आते थे, वो फर्क हो गया है। आप देखिए किस तरीके से नए भागलपुर में नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है, किस तरीके से बोर्ड बना दिया गया है मखानों के लिए, किस तरीके से हमारी वहां के लोगों की आय बढ़ गई है। एक समय था जब तक लालू प्रसाद यादव जी का राज था, तो प्रति व्यक्ति आय जो होती थी 2005 तक 8,223 रुपए होती थी। आज 2025 में 66,828 रुपीस प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है, जो उत्तर प्रदेश और बंगाल से भी आगे जा चुकी है। तो 20 साल से जिस तरीके से 20 साल से बिहार प्रगति कर रहा है, तो असली तकलीफ जो लालू प्रसाद यादव को है, वो सनातन से तो देखिए तकलीफ है ही, जैसे मैंने कहा रथ रोकने से लेकर आज तक का। लेकिन उनको तकलीफ है कि बिहार प्रगति कैसे कर रहा है, बिहार में आय कैसे बढ़ रही है, बिहार में नए कॉलेजेस, स्कूल्स, नई व्यवस्थाएं कैसी आ रही है, वहां के लोग वहां रहना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक इनके पास जंगल राज था, ये राज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मेरा बिहार का आज विषय नहीं है। जाहिर सी बात है, बिहार में इस साल चुनाव है, बिहार को लेकर बहुत सारे चीज़ों, क्योंकि मैं अभी बिहार पे चले जाऊंगा तो डॉक्टर जिज्ञासु के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे उठाने के लिए, लेकिन आज उनसे थोड़ा सा बचते हुए, अभी चुनाव आएगा तो ज़रूर उस पर, अरे सुनिए डॉक्टर जिज्ञासु, सुनिए, उस पर करेंगे ना चर्चा। अभी तो चुनाव होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपको ज़रूर जोड़ेंगे, आप बिहार सरकार की। लेकिन आज मेरा सवाल जो है वो ये है, सीधा सीधा, कि भाई आस्था का सम्मान, जंगल राज वाले परेशान। आज मेरा प्रश्न ये है। सैयद जवाद, देखिए, ऐसा है कि किसी भी धार्मिक आयोजन या कोई भी आस्था का आयोजन होता है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूँ और लेना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी जगह ऐसा नहीं होता कि जाओ तो वहाँ पर जो है गरीबी दूर हो जाती है, किसी उसमें चले जाओ आप, किसी भी धर्म के, ना उससे गरीबी दूर होती है। और ऐसा भी है कि हर धर्म के जो समागम होते हैं उनमें दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें मृत्यु होती है, बड़े बड़े आंकड़े हैं इस बात करके। लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको लगता है बचना चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को उसी बात से उन्होंने निराशा थी कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अशोक भाई, आपके सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं, चुभते होते हैं, विपक्ष को जो है कटघरे में भी खड़ा करते हैं। लेकिन आज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने अपना एक छोटा सा सवाल आपकी जो है अदालत में रखना चाहता हूँ। जरा बताइएगा, ये देखिए, इधर देखिए, इतना बड़ा क्या, बताइए इतना बड़ा क्या, आप बताइए अशोक भाई सवाल। नहीं, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, मेरी समझ थोड़ी कमजोर है, आप बता दीजिए। मैं बताता हूँ। देखिए, इतना बड़ा झूठा, इसका मतलब ये हो, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा जुमला जो बिहार की जनता के सामने रखा गया। अब सवाल ये बनता है, ये मैंने क्यों कहा। आपको याद होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंचते हैं, बिहार की धरती पे जाते हैं, तो बिहार से बहुत बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, विशेष पैकेज, सैयद जवाद, सुनिए ना, एक मिनट, सैयद जवाद, एक मिनट, सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको क्यों रोक रहा हूं पता है? मैं आज बिहार पर, मैंने अभी राधिका जी को भी रोका, मैं आज बिहार के संदर्भ में नहीं जाना चाहता। बिहार में जुमलेबाजी है, बिहार में वादे हैं, नहीं, आपको सब्जेक्ट नहीं बताया गया था क्या? नहीं, मुझे पता है, आपको सब्जेक्ट नहीं बताया गया था? मैंने तो आपको फोन नहीं किए गए थे क्या? आपको फोन पे बताया नहीं गया था? आप अगर इतना बड़ा, तो ये सवाल क्या है? मैं आपसे सवाल पूछू, ये इतना बड़ा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ।
बताइए, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपको बताया गया। और एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको कान में सुनाई देता है ठीक से? ये सवाल मेरा है, समझ रहे इस सवाल को? इस सवाल को समझ रहे हैं? कान में सुनाई देता है। तो जब फोन गया होगा, आपको कान में सुनाई गया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि आज जिस तरह से भारत की आस्था को लेकर के जो अपमान किए जा रहे हैं उस पर बहस है। आप इतना बड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा बिहार पे कर लेंगे चर्चा, अभी बिहार में चुनाव है, जरूर आपको जोड़ूंगा, आपसे भी वादा कर रहा हूं। मेरा सवाल सीधा सा था, अगर आप नहीं समझे, सुनिए ना, अगर आप नहीं समझे तो दोबारा मैं समझाता हूं। क्या ये देखिए इतना बड़ा है, ये कान में कुछ दिक्कत है आपके? ये इतना बड़ा कान में दिक्कत है? फोन गया था, फोन गया था, इशारों में बताऊं सवाल? कान में दिक्कत है? चलिए, ओके, थैंक यू, फोन आ गया, थैंक यू सर, पीएमओ से फोन आ गया, डर गए? थैंक यू सर। पीओ से पीएमओ से फोन आ गया, डर गए? देखिए, अब आप मेरे दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं, ठीक है? अब आप मेरे दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। चलिए, मैं आता हूं सीधा, हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जुड़े हैं। भूपेंद्र धर्माणी, मैसेज आ गया। हाँ। आप लोग सुनिए ना, मुझे लगता है सैयद जवाद को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाइए। सैयद जवाद, अभी देखिए 2 पद खाली हुए हैं, 2 पोस्ट खाली हुई हैं सैयद जवाद। अभी ना दो चीज सुनिए ना, सैयद जवाद 2 चीजें खाली हुई हैं। एक समय रहना, एक और दूसरा वो था स्टैंड अप कॉमेडियन, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता। उनकी 2 पोस्ट खाली हुई हैं। आप जाइए वहां पर सर, आप एक शो शुरू कीजिए, एक कॉमेडी शो शुरू कीजिए सैयद जवाद, क्योंकि सवालों के जवाब आपको देने नहीं होते, तो एक कॉमेडी शो शुरू कीजिए। चलेगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, कुछ बढ़िया कमाई होगी, क्योंकि बाकी तो कोई कमाई मुझे नहीं लगता कि क्या मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन सुनिए ना, वो 2 पोस्ट खाली हैं, उसमें जाइएगा, कॉमेडी शो कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कॉमेडी बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, और मेरा कॉम्प्लीमेंट है। और मैं आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी दिलाऊंगा, कुछ होटलों में भी स्टैंड अप कॉमेडी होती है, मैं आपको कुछ वो भी कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा, क्योंकि आप कॉमेडी अच्छी करते हैं, इतना बड़ा ये वो ऐसे वैसे, तो कॉमेडी, लेकिन थोड़ा सा चीप कॉमेडी से बचिए, क्योंकि आप 2 टूक में चीप कॉमेडी करने लगे। ये दूरदर्शन पारिवारिक शो है, तो ये जो आप चीप कॉमेडी इशारे से कर रहे हैं, मत कीजिए प्लीज। चलो, भूपेंद्र धर्माणी जी। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल सीधा सा है, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो इस तरह के आयोजनों पर इस तरह के सवाल जो उठाए जाते हैं, ठीक है भाई, व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप क्या किसी की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं या व्यवस्था पर सवाल है? आपने तमाम बयान सुनेंगे, और मैंने सैयद जवाद से ठीक उसी संदर्भ में पूछा था, उन्होंने एक बार नहीं कहा, क्योंकि ऊपर से नंबर कट जाएगा ना। अगर बोल दिया कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान गलत है, तो ऊपर से नंबर कट जाएगा। इधर अगर बोल दिया कि जो है ममता बनर्जी का, तो ऊपर से नंबर कट जाएगा। तो उनको नंबर बढ़ाने हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, पर मुझे लगता है आप शायद मैं जानना चाहता हूँ, व्यवस्था पे सवाल है या फिर ये जो सीधा ये जो है आस्था पर चोट है? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और जो साथी पैनल पे हैं उनको भी नमस्कार है। लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, ये जो चोट है ये दरअसल कहीं और है। बात ये है कि इन लोगों ने इतने समय तक राज किया, उस राज में जो कुछ निकल के आया, उसके बाद अब लगातार इनको हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जिस प्रकार गुलामी के दौरान अंग्रेज़ों ने हमारे समाज को, जो हिंदू समाज जिसको कहा जाता है, या भारत का समाज, उसमें बिखराव पैदा करने की, जातिगत जनगणना करने की जो भी बातचीत चल रही है, ये उसी का एक आप अगर मैं ये कहूँ कि फॉलोअप है। जब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और आपने ये देखा कि महाकुंभ के अंदर किस प्रकार कोई जाति नहीं, चाहे वो कोई किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, वो एक साथ स्नान कर रहा है। वहाँ पे किस प्रकार भेदभाव हो रहा है आपके सामने है। पार्लियामेंट में आपके सामने राहुल जी ने क्या कहा था कि आप ये बताइए कि कितने सेक्रेटरी हैं पिछली जाति के, कितने फलाने हैं पिछड़ी जाति के। उनको लगता है कि ये जो एक इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जो इतने करोड़ों लोग यहाँ पर आके स्नान किए हैं बिना भेदभाव के, और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, और सभी लोग व्यवस्था की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उनका एक पैमाना है जो बिखराव करने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना, जिसके आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन, उसका कहीं आलोचना नहीं होती।
अगर आलोचना नहीं होती, ये जितने भी लोग हैं इनसे कह के देखिए ना जरा, जो अपना हज में इतना कुछ होता है, कई बार आपने देखा ही है, वहाँ पे भी स्टैम्पेड हुआ, तो उसका कभी इस प्रकार मैंने सैयद जवाद से यही सवाल करा था, क्योंकि मैं नहीं कह रहा था किसी का, वहां पर 1300 लोगों की मृत्यु हुई थी, 1300 लोगों की, जहां 18 लाख लोग गए थे वहां 1300 लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पे 60 करोड़ लोग। मैं ये कह रहा नहीं, 60 करोड़ से ज्यादा। और आप ये देखिए कि किसी की इसके बाद पर नहीं सवाल मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि एक जो घटना घटी महाकुंभ के अंदर, वो तुरंत उन्होंने उसको कंट्रोल किया, इसमें कोई शक नहीं कि व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन इसमें भी देखिए, जब इतना इससे बड़ा आयोजन आज तक विश्व के अंदर नहीं हुआ, जो भी धार्मिक अगर हम आयोजन की बात करें, और इतना व्यवस्थित ढंग से जो हुआ है, उसकी जो तारीफ हो रही है सर्वत्र, उसको लेकर इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक बेचैनी है। मैं ये कहूँगा बेचैनी इसलिए कहूँगा क्योंकि जितना भी इन लोगों ने आज तक आयोजन किए हैं आपके सामने ही हैं। अगर मैं पिछली हिस्ट्री में जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा कि किस प्रकार कुंभ के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटती रही हैं और किस प्रकार की व्यवस्था रही है। आप सोचिए कि करोड़ों लोग एक दिन के अंदर स्नान कर रहे हैं और उनका प्रतिदिन का सब कुछ उसको उठाना और वहाँ पे फिर सफाई रखना, ये क्या छोटी बात है क्या? एक घटना दिल्ली के अंदर घटती है, आप ये देखिए करोड़ों लोग। मैं ये नहीं कहता कि हमें इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए या इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, जो दिल्ली के अंदर घटना घटी। मेरा ये कहना है कि अगर हम ये मान के चलें कि जो भी हमारे पास फोर्स है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है या दूसरी फोर्स है, वो सारी की सारी भी अगर स्टेशन पे लगा दी जाती, तब भी क्या इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े रश को वहां पे रोका जा सकता? सुनिए मैं उसमें मेरा ये कहना है, देखिए जो दुर्घटना वो दुर्घटना, उसके लिए जो दोषी हैं उनका मेरा ये कहना है, एक्शन होना चाहिए। मैं एक आपको एक एग्जांपल भी करना चाहिए। उसमें मेरा सवाल वो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज जिस विषय को देखिए, और सिर्फ हम कुंभ की बात कर रहे हैं, सवाल 1 मिनट राधिका जी, सवाल सिर्फ कुंभ का नहीं है। मैं तो याद दिलाता हूं राम मंदिर को लेकर क्या क्या कहा गया। तो मैं ये कह रहा हूं, राम मंदिर हो, कुंभ हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हो, उज्जैन हो, हर चीज को लेकर आप सवाल करेंगे, हर चीज। और ठीक है, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सवाल कीजिए, उसमें किसी को एतराज नहीं है। अशोक जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। आपने अभी काशी विश्वनाथ या महाकाल का जिक्र किया, मैं वहां पे पहले भी गया हूं। किस प्रकार गलियों के अंदर जाके हम लोग वहां पर प्रणाम करते रहे, किस प्रकार की व्यवस्था थी। आप ये देखिए शांतिपूर्ण ढंग से किस प्रकार का कॉरिडोर बना है। जो भी वहां पर गया है, अब आप देखिए कुंभ के बाद लोग वहां पे कितने गए हैं, सब वहां की व्यवस्था को लेके अचंभित हैं जो पहली बार गए हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है क्या। ओके, मैं सुनिए सैयद जवाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिए, मैं आ रहा हूं। मेरे पास अभी 10 जनपद से मैसेज आया, उसमें कहा है कि भाई सैयद जवाद जी को समय दीजिए, नहीं तो अभी तो आपको बॉयकॉट कर रखा है, उससे बड़ा भी आपके ऊपर, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो सैयद 10 जनपद से अभी मैसेज आया, तो मैं आपको वक्त दूंगा। 10 जनपद से मैसेज आया आपके लिए स्पेशली, तो मुझे वक्त देना पड़ेगा भाई, डर के रहना पड़ेगा। राज परिवार है, लेकिन आपको समय दूंगा, पर इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। 10 जनपद से मैसेज आ गया आपके लिए, आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ।
नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आस्था का सम्मान, जंगल राज वाले परेशान कौन है, जंगल राज वाले, और कौन कर रहे हैं आस्था का सम्मान, कौन कर रहे हैं आस्था का अपमान। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, और इसके अलावा मेरे साथ भूपेंद्र धड़वानी जुड़े हैं, पूर्व सूचना आयुक्त हरियाणा के, और उम्मीद कर रहा हूँ सैयद जवाद अचानक से नहीं दिख रहे। सैयद जवाद के पास मैं जाने वाला था, लेकिन चलिए डॉक्टर जयंत जिज्ञासु मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, जो सवाल ये है कि अभी देखिए ना, लालू यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, कोई महाकुंभ गया नहीं है। ये सबकी अपनी आस्था है, कोई जाए ना जाए उस पर किसी को कोई सवाल उठाने का, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, कोई गया है कोई नहीं गया, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन दूसरे की आस्था का सम्मान करना ये भी तो हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो इससे क्यों परेशानी इतनी होनी चाहिए भाई? हम लोगों के नेता ने तो ये बार बार कहा है कि यह देश मन चंगा तो कठौती में गंगा के दर्शन करा है, और जो जगह पवित्र है, दर्शनीय है, किसी खास वक्त में, वो किसी भी समय में उतनी ही पाक रहेगी। और इसलिए हम समझते हैं कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है, और इस देश का गौरव तब बढ़ता है जब हम अपनी ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने के लिए कोई कोशिश करते हैं। और ये कोई जंगल राज नहीं, हमने 7 विश्वविद्यालय खोले बिहार में, बिहार के सभी मुख्यमंत्री मिलकर भी नहीं किया। और हमको केंद्र में भी काम करने का मौका मिला तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में हम लेकर आए। और अभी जो प्रधानमंत्री जी वहां जाके भागलपुर में कह रहे थे, जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लाडले सीएम, ऐसा मालूम पड़ता है कि फेडरल सिस्टम में उन्होंने अपना पीआरओ बना दिया है मुख्यमंत्री को। और जंगल राज पर मुझे कुछ नहीं कहना है सिवाय एक बात के कि 2001 से 2004 तक हमारी सरकार थी तो 1527 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2018 में 9935 अपहरण के मामले। मेरा आंकड़ा नहीं है ये तो एनसीआरबी का डेटा है, और इसको कौन झुठला सकता है? इसलिए ये बिल्कुल ही एक परसेप्शन क्रिएट करके ऐसा किया गया। दूसरा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि बिहार अगर भारत का अभिन्न अंग है, जो कि है, तो क्या बिहार के चहुमुखी विकास के बगैर आप ये जो ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, आप बताइए ना कि वाजपेयी जी के समय में 2002 में जो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में खोला गया, वहां 42 सैंक्शनड पोस्ट में सिर्फ 10 लोग कार्यरत थे, और आज तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति वहां नहीं हुई है। तो इस कौन कहेगा? 25 तक आप कह रहे थे कि 22 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्यों नहीं किया? और हमारी सरकार थी तो सिर्फ 3 से 5 रुपए प्रति बीघा माल गुजारी देना पड़ता था। आज आप देख लीजिए किसानों की क्या हालत है। सूखा और बाढ़ से पीड़ित हमारा जो बिहार है, उसको क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया? और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला, हमारे मुख्यमंत्री जी गिराते रहे। ये तो रवैया है, डॉक्टर जिज्ञासु, ये रवैया है बिहार के साथ प्रधानमंत्री का। क्या धर्म कर्म तो ये कहता है। डॉक्टर जिज्ञासु एक सवाल ले लीजिए, डॉक्टर जिज्ञासु एक सवाल ले लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 मिनट डॉक्टर जिज्ञासु सुनिए तो सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका। आपको बिहार सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, ये डेमोक्रेसी में आपको अधिकार मिला, आपको पूरा अधिकार है। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं आज राधिका जी को भी रोका, आपको भी रोक रहा हूँ। मेरा आपसे वादा है सर, बिहार में अभी क्योंकि चुनाव है, इन सब पे बिहार में खूब दमकर चर्चा होगी
कि भाई मखाना बोर्ड को लेकर क्या हुआ, विश्वविद्यालय किसने कितने बनाए, सब पे चर्चा होगी। ये साल अब इसी पे होने वाला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आपने कहा लालू, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है वो और एक आपके शब्द लिए- है एक्रोनिम। सर आप गलत बोल रहे हैं ना, सुनिए, मैंने इंडी अलायंस बोला, इंडी अलायंस प्रस्तोता है, इंडी अलायंस, इंडी बिल्कुल इंडी अलायंस गलत है, इंडी अलायंस गलत है। आप किसी भी सर इंडी अलायंस गलत है। अरे डॉक्टर जिज्ञासु एक मिनट जल्दी से, इंडी अलायंस गलत है, बोलिए ना। दूरदर्शन के श्रोता और दर्शक, अरे इंडी अलायंस गलत है क्या सर? सुनिए तो सर, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे ज्ञान लेने के लिए पूछ रहा हूं सर। इंडी अलायंस गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा तो इंडिया का फुल फॉर्म बताइए मुझे। नहीं, आप इंडिया का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो हमारा है, उसका मतलब तो आपको पता है। लास्ट में किसके लिए आया? लास्ट में किसके लिए आया? अलायंस के लिए आया। तो मैंने भी तो इंडिया अलायंस बोला। इंडिया के बाद अलायंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक शब्द है एक्रोनिम। नहीं तो मैं इंडिया, मतलब आपको भारत बता दूं मैं आप इंडिया वाले हो गए, आप इंडिया वाले हैं, आप इंडिया हो गए क्या? आप इंडिया हो गए, आप इंडिया हो गए, मैं अलायंस ना लगाऊं, मतलब आप अलायंस भी नहीं है, आप इंडिया, आप भारत हैं। अरे भाई हम कभी आप भारत हैं, बोलते हैं, भारत है, आप इंडिया है क्या? आप इंडिया है, आप इंडिया, आप किस तरह से आप इंडिया की क्रिकेट टीम है, आप इंडिया की हॉकी टीम है, आप इंडिया की ओलंपिक टीम है, आप इंडिया के, आप इंडिया के राजा हैं, आप इंडिया की सरकार हैं, आप क्या है इंडिया के? आप क्या है इंडिया के? अरे भाई किस जबान में आप? अरे मैं तो जिस जबान में आपकी जिस जबान में जवाब दे रहा हूं उसी में मैं जवान पूछ रहा हूं। अरे एनडीए क्या होता है? इसी जबान में पूछ रहा हूं। आप एनडीए अलायंस बोलते हैं? हाँ तो आज तक एनडीए अलायंस बोला है आपने? हाँ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो हम एनडीए अलायंस नहीं कहते, एनडीए ही कहते हैं। हम वैसे ही इंडिया बुलाते हैं उसको। तो आप उसे इंडिया, आप उसे बुलाइए, आप बुलाइए ना, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं उसको इंडिया अलायंस कहता हूं। मैं बुला रहा हूं और आपको आप बोलिए ना, आप, मैं उसे इंडिया अलायंस कह रहा हूं, मैं उसे इंडिया अलायंस कहता हूं। भाषा को बरतने वाले लोग एक से एक रहे हैं और मैं उसे, सुनिए ना, ओके चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब आप हाँ, मेरी समझ कमजोर है। अब मैं, ओके आवाज बंद करिए। ओके हो गया हो गया हो गया हो गया। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर जल्दी से संक्षेप में कह रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इंडी अलायंस क्यों कहता हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोलता है, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था मैं इसको इंडिया नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आज इंडिया अलायंस के अंदर सिर फुटअव्वल हो रही है। तो मैं अपने दर्शकों को क्या हेडिंग बताऊं कि इंडिया में सिर फुटअव्वल? आज तो इनके नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। मैं क्या कहूं, इंडिया में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं लोग, मैं ये कहूं? मैं नहीं कह सकता भाई, क्योंकि इंडिया में कोई अब तो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन बचा ही नहीं। तो मैं क्या कहूं, इंडिया खत्म हो गया? मैं ये कहूं क्या? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन खत्म हो गया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं गठबंधन, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं गठबंधन खत्म हो गया। तो मैं ये कहूं इंडिया खत्म हो गया? नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। आप मुझे गाली दीजिए, आप मुझे कुछ मर्जी करिए डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, नहीं कहूंगा मैं आपको इंडिया। मेरे लिए इंडिया मेरा देश है, मेरा भारत है, आप इंडिया नहीं है मेरे लिए। आप जो मर्जी कर लीजिए, आपकी इच्छा, आप जो मर्जी नाम रखिए, लेकिन मैं आपको इंडिया अलायंस कहूंगा। आपको मेरे खिलाफ जो एक्शन लेना हो ले लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। आपको धमकी देनी है, मुझे गालियां देनी है, आप दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका खेड़ा, बात बिहार पर आ रही है। मैं बिहार में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि वो बिहार में चुनाव है, इसलिए वो चुनाव मोड में है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था, जिसका जवाब अभी तक जो है, और वो गायब हो गए, जो है सैयद जवाद, वो गायब हो गया अचानक से। पता नहीं 10 जनपद से उनके पास भी मैसेज गया या फोन आया, वो गायब हो गए। तो मैं उनसे भी पूछ रहा था, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भी पूछ रहा हूं कि इंडिया अलायंस के नेता जो बार बार कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने रेल बजट के लिए, रेल दुर्घटना के लिए, लेकिन लालू यादव के बयान के 2 हिस्से बड़ा साफ बता दूं। उन्होंने रेल के लिए, रेल वाले को, रेल का की उनकी जिम्मेदारी है, और जब कुंभ पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या फालतू कुंभ, और बाकी अगर छोड़ दीजिए मौत का महाकुंभ, क्या ये गलत नहीं है? अशोक जी, आपको याद होगा जब यूपीए की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का घर हो, वहां पे बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां होती थी। आपको भी बतौर मीडिया जर्नलिस्ट बुलाया जाता होगा। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्षा भी एक इफ्तार पार्टी होस्ट करती थी, कांग्रेस दफ्तर में होती थी, हर कांग्रेस के स्टेट ऑफिस में भी होती थी। दिवाली की कोई पार्टी नहीं होती थी, होली की कोई पार्टी नहीं होती थी, इफ्तार बहुत
भव्य तरीके से मनाया जाता था, 5 स्टार होटल्स में होती थी, सब अलायंस पार्टनर्स आते थे। तो ये जब सब हो रहा था तो मुसलमानों का क्या उत्थान हुआ इन पार्टियों से? मुसलमान गरीबी से बाहर आए, उनकी पढ़ाई में वो आगे बढ़े, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज भी कांग्रेस की सरकारों की वजह से मुसलमान बहुत पिछड़ा रह गया। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है, गरीबी है, तो वो मुसलमानों में है, क्योंकि 54 इयर्स सिर्फ इफ्तार पार्टी देते रहे बात बात पे, पर क्या उत्थान हुआ? ये खड़गे साहब ने भी कितनी होस्ट करी है इफ्तार पार्टी, उससे गरीबी हट गई क्या? और जिस तरीके की टिप्पणियां ये आज कुंभ के लिए कर रहे हैं, क्या इतनी हिम्मत, अब रमजान आने वाले हैं, क्या इस तरीके की टिप्पणी करने की हिम्मत है लालू प्रसाद यादव में या किसी और नेता में या किसी और अन्य? जब क्रिसमस की पार्टी होती है, सोनिया गांधी अपने घर पे करती है, शशि थरूर एक होस्ट करते हैं, कोई और एक होस्ट करता है, किसी की हिम्मत होती है कहने की अरे ये क्यों क्रिसमस की पार्टी कर रहे हो, इससे कौन सी गरीबी कम हो रही है, इससे कौन सी एजुकेशन बन रही है? तो सारे तंज है, सारे सवाल है, सारी अभद्र टिप्पणियां हैं, वो सिर्फ सनातन धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए। देश का मेजॉरिटी है हम हिंदू, और इतनी घृणा हम लोगों से, ये घृणा के चलते ही तो ये लोग सत्ता से 20 साल से, चाहे बिहार हो या देश हो, आज तीसरे डॉक्टर जिज्ञासु रुक जाइए, इसीलिए तो है डॉक्टर जिज्ञासु परेशान हो। अरे मेरे दोस्त सैयद जवाद फिर से जुड़ गए, क्या 10 जनवरी से फोन आ गया था क्या? फोन अटेंड करने गए थे, क्लास लेने थे, वहां को टिप्स मिली है क्या आपको? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं सर, मत जाइएगा। मैंने आपसे कहा, मेरे पास भी मैसेज आया 10 जनपद से कि आपसे सवाल पूछना है। सर थोड़ा सा रुकिए, ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं, अभी मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं आस्था का सामान, जंगल राज वाले परेशान, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद जवाद, प्रधानमंत्री ने कहा गौरवशाली विरासत के संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या ये गौरवशाली विरासत के संरक्षण पर जो सरकार, मैं भी कह रहा हूं बिहार पर मैं आपसे डिबेट करूंगा, जरूर आपको पूरा मौका भी दूंगा, समय भी दूंगा, लेकिन आज गौरवशाली विरासत के संरक्षण की बात हो रही है, बोलिए। नहीं, पहले तो अशोक भाई 10 जनपद से जो आपके वो मैसेज आया वो दिखा भी देते, लेकिन मुझे शक इस बात का है कि मेरा कनेक्शन कार्ड दिया गया, हो सकता है पीएमओ से आ गया हो कि इनका कनेक्शन कार्ड दो। सर आप स्क्रीन से गायब हो गए थे सर, आपको 10 जनपद से आपको टिप्स दिए जा रहे थे क्या बोलना है, और 10 मुझे ये भी पता है, मुझे मेरे पास मैसेज भी आ गया सर कि मेरे पास मैसेज भी आ गया कि सैयद जवाद जी को हमने अलग से बुलाकर बोल दिया है कि आप उन्हें समय देंगे, इस बार अगर नहीं समय देंगे तो आप समझ लीजिए। तो आप गायब थे, मैं समझ गया आपको 10 जनपद से फोन अटेंड कर रहे थे। अब विषय पर आइए, जवाब सुनिए। अब विषय पर आइए। इस देश के अंदर सभी की आस्थाओं का सम्मान है और सभी लोग एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जब उसका वजूद भी नहीं था, जब आरएसएस का वजूद भी नहीं था, तब भी इस देश में आस्था का कुंभ मनाया जाता और सदियों से चलता चला आ रहा है। तो ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं आजकल धर्म के, उनसे सवाल तो ये बनेगा ना कि चलिए ठीक है, आपको बुरा लग रहा होगा,
आस्था पे सवाल भी कर दिया गया होगा। लेकिन ये बताइए कि साहब कि कितने बिहार के लोग, कितने उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करते हैं नौकरी के लिए और गुजरात जाकर के जो है वहां पर नौकरी करते हैं। और पूछिए सवाल राधिका खेड़ा से, कितने गुजराती आकर के बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के मजदूरी और काश्तकारी करते हैं। पूछिए जो वहां पर सिल्क इंडस्ट्री है, जिसका वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस सिल्क इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया। और वहां की बड़ी बड़ी जो थी, मैं बड़ा उसका कह रहा हूँ, जो बड़े उद्योगपति थे उन सबकी जो है, जितने उद्योगपति थे, छोटे उद्योगपति थे, वो जाकर के चली गई है गुजरात के अंदर। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां, तमाम चीजें। एक काउंटर क्वेश्चन कर लूं कि भाषण लिख कर आए वही बोलेंगे। एक काउंटर क्वेश्चन कर लूं। आपने कहा एक काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूं सर। अगर सवाल से डर लगता है तो बता दीजिए, मैं आगे चला जाऊंगा। सवाल से डरते तो नहीं ना? तो सवाल बिल्कुल, आप सवाल से एकदम एक काउंटर क्वेश्चन जल्दी से कर लेता हूं, समय कम है। एक काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि आप सवाल से डरते तो नहीं, लेकिन सवाल से भाग जाते, सवाल का जवाब नहीं देते। काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। गौरवशाली विरासत के संघर्ष, आपने कुंभ होता था, मैंने सिर्फ कुंभ की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ कुंभ की बात नहीं की। कुंभ से लेकर राम मंदिर तक हर बार आस्था का, भारत के गौरवशाली संरक्षण की, राम मंदिर पर जो राम जी के जन्म स्थान को लेकर कैसी कैसी गालियां नहीं दी गई। मैं फिर से याद दे जाता हूं लोगों को, कांग्रेस के एक नेता ने बोला था कि वहां पर जो है, जहां राम का जन्म हुआ, वहां पर शौचालय बनवा दो। ये आप लोग भारत के गौरव का सम्मान करते थे। और आपको याद दिला दूं, भारत के संविधान से जिसको नमन करके आज आप, क्योंकि राहुल जी संविधान लेके घूमते हैं, तो आपने भी अपनी डिबेट में संविधान को लेकर के, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान से राम और सीता माता के चित्र किसने गायब किए? भारत के संविधान से वीर शिवाजी का चित्र किसने गायब किया? भारत के संविधान से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र किसने गायब किया? और औरंगजेब का इतिहास हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमको एनसीईआरटी की किताबों में यह पढ़ाया गया कि औरंगजेब तो मंदिर बनवाता था, उसने संभाजी के साथ क्या किया वो हमको नहीं पढ़वाएगा। क्यों नहीं पढ़वाएगा? क्या यह भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं था? बताइए। भारत का गौरवशाली इतिहास सदियों से है, हजारों वर्षों से। मुगलों का इतिहास नहीं कह रहा मैं, भारत का इतिहास पूछ रहा हूं। आप मुगलों का इतिहास समझ रहे होंगे। हम मैं भारत की बात कर रहा हूं, मुगलों के इतिहास की बात नहीं कर रहा। फिर संविधान से क्यों गायब किया गया राम जी को? संविधान से शिवाजी को क्यों गायब किया गया? बताइए। उनकी एग्जिस्टेंस। मुगलों का तो नाम भी नहीं लिया, आपको मुगलों से मोहब्बत है। मुगलों अरे मैं पूछ रहा हूं शिवाजी संविधान से शिवाजी का चित्र क्यों हटाया? क्या ये भारत के गौरवशाली इतिहास का संरक्षण था? क्या संविधान से शिवाजी का चित्र हटा देना क्या गौरवशाली इतिहास का संरक्षण है? अशोक भाई, अरे जो आरएसएस पे किताबें पहनते हैं, जो मैंने संविधान की बात की, मैंने संविधान की बात की, आरएसएस की बात नहीं की। संविधान से वीर शिवाजी का चित्र क्यों हटाया गया? संविधान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र क्यों हटाया गया? अरे बोलने तो दुनिया, मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ कि तिरंगे का अपमान 52 साल तक ये करे। वीर शिवाजी का चित्र क्यों हटाया गया? वीर शिवाजी का चित्र क्यों हटाया गया? संविधान निर्माताओं बताइए, को गाली। वीर शिवाजी का चित्र क्यों हटाया गया? नहीं है, चलिए सवाल का जवाब नहीं है। ओके, जवाब दे रहा हूँ। ओके भाई, नहीं आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल सवाल, लेकिन मैं आज 10 जनपद वालों को बताऊंगा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देते सही है जवाब, और उनको 10 जनपद वालों को बताऊंगा कि उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन करा के भेजा करिए। जो सवाल क्वेश्चन पेपर पूछा जाए उसी का जवाब दिए। भूपेंद्र दरमानी और सबकी आवाज बंद। भूपेंद्र दरमानी। ऐसा है कि जो आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, विरासत की बात कर रहे हैं, परेशानी यही है कि जो इस समय सनातन को क्यों बार बार अटैक किया जा रहा है, उस पर आक्रमण क्यों किया जा रहा है, उसका कारण ये है कि सनातन के जो 5 नियम हैं उससे परेशानी है। और अशोक जी, उसके 5 नियम क्या हैं? तपस्या, दान करना, अहिंसा, और जो स्पष्टता है, सरलता है, वो इसके अंदर समायोजित है। आप इसको जब मिक्स करते हैं, हिंदू जो है एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। तपस्या तो राहुल गांधी भी करते हो, खुद को तपस्वी बता रहे हैं। आप इसको जैसे मर्जी ले लें, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो अहिंसा है और इसमें जो बिखराव पैदा, आप ये बताइए कि सर्वत्र का भला कौन कहता है? आप अपनी जो पूजा पाठ करते हैं, आपने अगर निराकार को मानना है, आप नास्तिक हैं तब भी आप सनातनी हैं, और अगर आस्तिक हैं तब भी सनातनी हैं।
और जिस भी पद्धति को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको भी हम समायोजित करने को तैयार हैं सनातन के अंदर। हम ये नहीं कहते कि हमारा रास्ता ही ठीक है। इसलिए परेशानी है कि ये जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, जो भी यहां पर रहता है उसको जोड़ने का काम जो है वो तो सनातन के विपक्ष को क्या परेशानी है? परेशानी ये है ना कि वो बिखराव से ही जीतना चाहते हैं। अच्छा, राजनीति जो है वो बिखराव की करना चाहते हैं। ओके, तो जो आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ेंगे तो उससे विपक्ष को, और जाहिर सी बात है कुंभ के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके और सारे भाजपा के वोटर नहीं है। बार बार मैं लोगों को याद दिलाता हूं, भाजपा को करीब 25-30 करोड़ लोगों ने वोट दिया भारत में, 60 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि वहां वो लोग भी पहुंचे जो भाजपा के वोटर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लगातार कुंभ को गाली देंगे, राम मंदिर को गाली देंगे, काशी विश्वनाथ को गाली देंगे, उसके बाद वोट आपको नहीं देंगे तो आप क्या, वो ईवीएम। अशोक जी एक बात भूल रहे हैं कि ये 60 करोड़ लोगों में कहीं पर भी भेदभाव नजर नहीं आया जो पैदा करते हैं। एग्जैक्टली, ये पिछड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये फलाना है। वही कह रहा हूं। हाँ ओके, चलिए, मेरे पास आज समय इतना ही है, लेकिन ये डिबेट तो चलती रहेगी। हाँ सैयद जवाद, वो इतना बड़ा मेरे पास जो है वो मैसेज आया है 10 जनपद से, वो आपका जो इतना बड़ा बता रहे, इतना बड़ा मैसेज 10 जनपद से आया है मुझे कि सैयद जवाद जी को इस तरह के सवाल मत पूछा करिए जिनका जवाब उनके पास ना हो। तो चलिए, कोशिश करूंगा अगली बार आपसे सवाल ले लिया करूंगा, आपसे वही जवाब पूछूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी को शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।